Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and I am presenting this video through Wahid Sar's Academy. You can download this academy from Google Play and you can watch all the lectures in this app, right? तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जैसे मैंने आपको बोला था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपके पास सिलेबस क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार JKPSC कंडक्ट करवा रहे हैं तो अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर इसमें मेंस नहीं है, ये प्री पे है और इंटरव्यू पे है, जैसे 25 मार्क्स इंटरव्यू पे, तो किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी होती है प्री के साथ साथ ही, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप रैंडमली प्रेपरेशन नहीं करोगे, इसकी प्रेपरेशन जो होती है फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है, खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। पे स्केल पे दिखाऊंगा आपका कितना है इसका, ठीक है। दूसरी बात, हम किस तरीके से तैयारी करवाएंगे, यूट्यूब पे हम कैसे कंटेंट दे देंगे आपको, किस तरीके से होगा, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे इसमें क्या है, किस तरीके से करना है। तो फिर हम आगे आगे उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो यू कैन फॉलो वहीद सर्स एकेडमी। आप टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हो वहीद सर्स एकेडमी। वहाँ पर ग्रुप्स में बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर सब कुछ मटेरियल जो होता है शेयर होता है। उसके बाद जो है आप इंस्टाग्राम पे भी वहीद सर्स एकेडमी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा, अपडेट्स मिलते जाएंगे। दिस इज़ द लोगो ऑफ वहीद सर्स एकेडमी। डाउनलोड करो ऐप को, फिर एक लिंक आप वहाँ पर आपको बैच रिक्वेस्ट सेंड करना होता है, नंबर आप सेंड करोगे। बैच कोड जो है JKSSB के लिए वो है JKSSB, याद रखो WS, JKSSB WS बैच कोड देना, हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा एक जो है केस का रजिस्ट्रेशन बैच चल रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, 1-2 दिन है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। जितनी भी सीट्स हैं ये फिल हो जाएंगी, ये ऑलमोस्ट फिल होने वाले हैं। अब जिसका आ जाएगा इसमें वो कर सकते हैं, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी तो हम अपना जो है बैच जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो आएगा 1 जुलाई से आ जाएगा आपको कंटिन्यू, सॉरी 1 जून से आ जाएगा। आज तो 1 जून है, 6 जून से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी 1-2 दिन जो है आप थोड़ा सा प्रॉपर माइंड बना लो किस तरीके से हम चलेंगे, क्या करना है हमें, ठीक है। आप क्यों जो भी क्वेरीज होंगे आप इन 2 नंबर, जो 2 नंबर्स इन पर मैसेज कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये अमाउंट उतना नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है। सो दैट इसमें आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे। जो मैं नोट्स आपको पढ़ाऊंगा उससे एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो वैलिड सोर्स होता है, जैसे इंडियन ईयर बुक पढ़नी होती है उसका आपको समरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ इसमें आपको प्रोवाइड की, एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ किस तरीके से चलना है, आपको खुद अपने आप से डायरेक्शन पता चलेगा, हम किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से याद करेंगे या चीज़ों को समझेंगे, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आपको पता ही है मैं लाइव सेशन भी टाइम लेता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ जाओ। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस। सबसे पहली बात जो है, ये कंडक्ट कौन करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आपको फिल करना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। इसका लास्ट डेट क्या है वो हम जानेंगे। इसका लास्ट डेट जो है, इसका फॉर्म जो आया था 7/5 से, ठीक है, 5 मई से इसका स्टार्ट हुआ था, 16/6 से अभी हैं आपको 16 डेज़ हैं अभी आपको फिल करने के लिए, राइट। तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल्स दी गई है यहाँ पर, आप नोटिफिकेशन पहले ज़रूर पढ़ लेना, सो दैट उसके बाद ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि तैयारी किस तरीके से करनी है। पे स्केल की थोड़ा बात करेंगे। पे स्केल जो है आप खुद देख सकते हो, लेवल 6 तो बहुत ही ठीक ठाक है, हैंडसम सैलरी है, 40,000 से लेकर 1,29,000 to 200, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पे स्केल है इसका। आगे देखेंगे कितने पोस्ट हैं, पोस्ट ठीक ठाक हैं। ओपन में 46 हैं, RBA में 9 है, ठीक है। SC में 8, ST में 9, ALC जो है 3, SLC जो है 3, PSP जो है 4, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 9, टोटल 91 है। मतलब ठीक ठाक जो है इसकी ये है नंबर ऑफ पोस्ट हैं। डिजिग्नेशन जो है आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट, प्रेफरेबली होल्डिंग हायर डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोसाइटी, ठीक है। प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको हायर डिप्लोमा होगा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में। मतलब ये है कि आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, अपेयर हो सकते हो। फिर जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और प्री वैसे भी क्वालिफाई करना, दैट मीन्स प्री जो है आपको वैसे भी क्वालिफाई करना है सबको। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी है, प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो दैट मीन्स उसके सर्टिफिकेट कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप सभी फिल कर लो फॉर्म को। उसके बाद जो है एज लिमिट आपको सबको पता है, ठीक है।
काफ़ी एज है इसको, 40-42। डोमिसाइल आपको होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये देख लग सकता है आप, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मुझे करना क्या है, ये यहाँ पर आप फ़ी देख सकते हो, आपका 1000 फ़ी जनरल के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5 है, और PHC जो है आप देख सकते हो नील है, कुछ फीस नहीं है। उसके बाद जो है इसका प्रोसीजर क्या है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, सिलेबस क्या है, सिलेबस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। रिटन टेस्ट है, ठीक है, 120 मिनट्स हैं, 120 MCQs होते हैं। उसके बाद जो आपका नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे, इसको 1/4 मतलब 0.25% जो है, 25% नेगेटिव है, मतलब 0.25%, सॉरी 0.25% आपको नेगेटिव होगा, 1/4 इसका नेगेटिव भी है। लेकिन उसके बाद जो है MCQ वाला पार्ट होगा। सिलेबस क्या है वो सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्री का जो एग्ज़ाम होगा आपको 120 मार्क्स है, इसमें से आपको हर साइड से क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नहीं कि इसमें कोऑपरेटिव वाला सिलेबस दिया है नीचे तो इसमें क्वेश्चन नहीं, GS में पूछा जाता है, जब आपको हिस्ट्री भी, आपको पॉलिटी भी, आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको करंट अफेयर के पूछे, क्योंकि जो जनरल IAS का होता है, UPSC का होता है या KS का होता है, जनरल सिलेबस है, वही सिलेबस है, यहाँ पर बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ का इसका अप्रोच जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको इसी में प्री में ही इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मतलब आपके पास उतना कंटेंट होना चाहिए, उतनी थिंकिंग पावर आपके पास होना चाहिए, आपका जो आप कोऑपरेटिव जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू फेस होगी, आपको हैंडल कर सकते हो। अरे बस वो कंटेंट आपको होना चाहिए, अदरवाइज आपको तो बुक्स पे तो कुछ भी मिलेगा, हर एक चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर जाना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री के बारे में, आपको पता है जैसे आप जनरल पढ़ते हो, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर की बात की जा रही है, मतलब अगर 120 मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स इसी से आ जाएंगे। ये एक ऐसे इस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि जनरल में जब जनरल प्री का पेपर होता है तो उसमें सब कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है, यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ये तो टॉपिक्स दिया है, ये तो मेन, इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस पहले, उसके बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है पॉलिटिकल सिस्टम में, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर। यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट्स या यूटीज़ की जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका, उनका रोल क्या रहता है और उनकी कंट्रीब्यूशन स्टेट्स में क्या है, ये हमें देखना है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी पढ़नी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होता क्या है, जनरल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल क्या है, क्लाइमेट क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, आपको ये पूरा पता चलना चाहिए। मतलब एक ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर किसी ने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा होगा, आप देखो यहाँ पर पूरा सिलेबस जो है ज्योग्राफी का ही दिया है। मतलब आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट कंपोनेंट जो होता है फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है, ये जो जिनका सिविल सर्विस का ज्योग्राफी ऑप्शन है वहाँ पर ये डिटेल में पढ़ना पड़ता है। आई विल कवर दिस पार्ट इन ए डिटेल में ये कवर हो जाएगा, जो भी इसके आपके 10-20 मार्क्स होंगे वो आप खींच कर लेकर जाओगे, इसको टाइम लगेगा बट अच्छे से करेंगे, ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 7-8 महीने। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव जो है, वाई देयर इज ए नीड फॉर कोऑपरेटिव्स की नीड क्या है, क्यों कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले क्या था, फिर कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, आजकल के रेलेवेंस देखने को मिल रहा है कोऑपरेटिव में, इसका मेन पार्ट क्या है, क्या इसके ऑर्गेनाइजेशन है, किसके रिलेटेड है, कौन कौन से टाइप से, सब कुछ इसमें जाना है इन डिटेल। उसके बाद ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, यही ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इसको फिर कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हो गया, बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हैं, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2010 में, 2020 में, अभी क्या है अपडेशन। उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री पढ़नी है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में, जाना है ऑरिजिन, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसका ऑरिजिन क्या था कोऑपरेटिव मूवमेंट का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है। तो क्वेश्चन अब अगर आपको फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा आपको इन पे ही क्वेश्चन पूछे कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में, आप ये बता दो कि इसका प्रेजेंट फ्यूचर में क्या रिलेवेंस है, ठीक है, क्यों कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा क्या कर सकते हैं हम कोऑपरेटिव्स में जिसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट हो जाएगा, क्यों, कौन कौन से एक्ट्स रिलेटेड हैं जो कोऑपरेटिव्स के साथ हैं, ये एक्ट क्या बोल रहे हैं कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड, इस एक्ट में ऐसा क्या है कि जिसके कोऑपरेटिव्स को
कॉपरेटिव्स के बारे में बताता है, मतलब ये सभी चीज़ें हमें जाने। सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन कॉपरेटिव्स के रिलेटेड लेजिस्लेशन जो थे उनके बारे में डिटेल्स पढ़नी है। बहुत ज़्यादा डिटेल होता है, ये इसमें दिया है लाइन टू लाइन, लेकिन आप खुद देखो, जैसे मैंने आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपको JK SSB में था, लेकिन फिर देखो अंदर कितना पड़ा उसको, बहुत ज़्यादा। आपको इकोनॉमिक्स तो दिया था, फिर कितना पड़ा, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिटेल में, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे ये कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, ये हलवा नहीं होता है, इसमें चीज़ों को हर साइड से कवर करना होता है। फिर क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन जब डेप्थ में पढ़ोगे तो क्वेश्चंस जो है हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो वेरियस कमिटीज़, कौन कौन सी कमिटीज़ और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी कमिटीज़ की जाती हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं जो कि किस लिए होती है, कॉपरेटिव्स को डेवलप करने के रिलेटेड कॉपरेटिव डेवलपमेंट। और नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे कौन कौन सी कमिटीज़ बिठाई गई है, अभी तक कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं रिलेटेड कॉपरेटिव, क्या चेंज लाई गई है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें जान लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव्स में पढ़ना है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉपरेटिव जिसको फार्मर्स के कॉपरेटिव्स है, सप्लाई कॉपरेटिव्स, ठीक है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, न्यू जनरेशन कॉपरेटिव, हाउसिंग कॉपरेटिव, सब कुछ आपको जानना है एक एक डिटेल में। ये सब समझो कि ये इसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये तो इसने टॉपिक्स दिया, इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ना, हर एक चीज़ समझना है। क्यों एग्रीकल्चर कॉपरेटिव, अगर एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्स नहीं होते तो क्या होता, कि कितना बेनिफिट हो रहा है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव से, इससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इससे कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखने, GDP में कितना इसका रोल है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव में क्या क्या इश्यूज़ है, कौन कौन से प्रॉब्लम है, क्या कर लेना चाहिए हमें सो दैट हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, अभी इसका क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसका, ये सब कुछ एक टॉपिक के अंदर आना चाहिए। न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स क्या है, क्या इसमें डिस्कशन चल रहा है, क्यों न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव की ज़रूरत है, ऐसा क्या है जो प्रीवियस कॉर्पोरेटिव जो थे, प्रीवियस कोऑपरेटिव जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उनमें इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्यों लाया जाता है न्यू कॉपरेटिव में, ऐसा क्या है जो पहले जो कॉपरेटिव उसमें जो नहीं देखने को मिल रहा था। हाउसिंग कोऑपरेटिव, क्यों हाउसिंग कोऑपरेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव जो है इसका रिलेवेंस क्या है प्रेजेंट डे के साथ, ये सब कुछ जानेंगे हम। कब आया इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कौन कौन से एक्ट्स हैं जो जानेंगे। फिर विद रेस्पेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, आप हर एक में से आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1898, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें समझना है कि कोऑपरेटिव्स होते क्या, क्या बोल रहा है ये एक्ट, इसमें जितने भी आपको स्लाइड्स मिलेंगे, इसमें जितने भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, ठीक है, 2001, कौन कौन सा रूल है, ये रूल्स क्या बोल रहे हैं, इन रूल्स को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, कौन कौन सा रूल है, कहाँ पर ये अप्लाई होता है, सर हमें पता चलना चाहिए। दूसरा है द जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999, ठीक है, जो सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट जो है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वो पढ़ना है, ठीक है, आपको इंडिया का नहीं पढ़ना है, स्पेशली मेंशन किया रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड टू एक्ट 1989, एंड यू हैव ऑल्सो given in the syllabus the Jammu and Kashmir Cooperative Society rules of 2001 के हिसाब से आपको चलना है। उसके बाद देखो क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स एंड PACS जो हमारे पास होती है, स्ट्रक्चर जो क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ हमारे पास हो, जैसे इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, मतलब बैंकिंग सेक्टर हमें पढ़ना है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बैंकिंग सेक्टर का रोल इसमें क्या है, क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक्स, क्या होते हैं, कौन कौन सा कोऑपरेटिव में, हर एक जानेंगे क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या देखने को, हर एक चीज़। एंड रेगुलेटरी रोल्स ऑफ RBI, ठीक है, RBI किस, अगर RBI का अगर रेगुलेटरी रोल देखने को मिल रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, क्या है RBI का रोल रिलेटेड कोऑपरेटिव्स एंड रजिस्टर कोऑपरेटिव्स है, जो भी रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने भी रजिस्टर्ड है RBI का, उनके ऊपर क्या रोल रहता है, ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे हम। रेगुलेटरी अथॉरिटी इनका कौन होता है, ये सब कुछ जानेंगे हम RBI के रिलेटेड अच्छे तरीके से, सो दैट आप आराम से प्री भी क्वालिफाई करें और आप आप इंटरव्यू के लिए अच्छे तरीके से फुल फ्लैश तरीके से प्रिपेयर हो, क्योंकि इंटरव्यू इसका जो होगा आपको कम से कम 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपको इंटरव्यू होगा। तो आप खुद देखो इंटरव्यू में 20 मिनट 10 मिनट में अगर ये बैठते हैं इंटरव्यू हॉल में, तो फिर देखो क्या हाल होता है वहाँ पर। लेकिन जब आप 20 मिनट से 30 मिनट के आसपास इंटरव्यू कंडक्ट आपको कराया जाएगा बोर्ड मेंबर्स के सामने, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को प्रेशर क्रिएट करते हैं और किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर पता है तो परफेक्ट आंसर पता होना चाहिए, जो वो पूछा जाएगा वही आंसर देना, उससे अलावा एक पॉइंट भी नहीं बोलना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पता नहीं उनको सीधे बोला सर मुझे ये पता नहीं है,
क्योंकि आप उनको इधर उधर घुमा नहीं सकते, वो वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो है इसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो है रोल ऑफ नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का रोल क्या है, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर स्कीम्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर जो है, जो भी स्कीम्स है रिलेटेड टू कॉर्पोरेटिव सेक्टर, फिर हमें देखना है नबार्ड का रोल क्या है, और NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जितने भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का रोल क्या है इन रिलेशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कुछ समझ आ रही है बात? इसके अलावा आपके पास क्या सिलेबस में दिया है, आप देख सकते हो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको CSAT बोल सकते हो आप, CSAT यहाँ पर दिया है, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन दिया है और लीगल रीजनिंग भी दिया है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही है। रीजनिंग भी दिया है, मेंटल एबिलिटी भी दिया है, एनालिटिकल एबिलिटी भी दिया है, लॉजिकल रीजनिंग भी दिया है, मतलब प्री में आपको ये भी आएगा, मतलब ये समझो कि ये CSAT है, क्योंकि CSAT में आपको क्या होता है, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग होती है, और कॉम्प्रहेंशन मतलब जिसको आप RC बोलते हो, ये सारा कुछ आपको द हिंदू से ही RC क्लियर हो जाएगा, जैसे आप KS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये आसान एग्जाम नहीं है, JK SSB का एग्जाम नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करना है, तब ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अदरवाइज रैंडमली इसको पकड़ोगे और तैयारी करोगे तो आपको ये मतलब समझो केस के बराबर है, ठीक है। तो उसका लेवल भी देखो, आप खुद देख सकते हो, तो इसका प्री भी बना सकते हैं एक लेवल का, क्योंकि इसका मेंस नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर इंटरव्यू जो पर्सनल टेस्ट जिसको बोला जाता है वाइवा वाइज, द कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड इन एडिशन टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डोमेन नॉलेज स्किल्स, इनके पास नॉलेज जो है या स्किल्स जो है जो उसके डोमेन में हो, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू द पोस्ट, और जो जिस रिलेटेड पोस्ट है, जैसे कोऑपरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट है, ठीक है, तो कोऑपरेटिव का ज़्यादा रोल पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू के हिसाब से इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। दैट डजंट मीन प्री में आपको सिर्फ कोऑपरेटिव से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कोऑपरेटिव वाला एक्ट से ही नहीं, उसमें जो GS वाला पोर्शन है क्वेश्चन वहाँ से भी बनेंगे, क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे 80-90 क्वेश्चन, फिर कोऑपरेटिव में 10-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू जो होगा आपका वो पर्टिकुलरली होगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें कमांड ठीक होनी चाहिए, ठीक है, डोमेन्स के। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू इज टू असेस द पर्सनल स्टेबिलिटी एंड कैंडिडेट्स फॉर ए करियर इन द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, ये भी पब्लिक सर्विस है, देखो ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आप देखते हो कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो एग्जैक्टली ये भी पब्लिक सर्विस ही है, उनका करियर उनको पता चलना चाहिए कि क्या ये इस पोस्ट के काबिल है, क्या ये चीज़ों को प्रेशर हैंडल कर सकता है, कोई सिचुएशन ऐसे होती हैं, ठीक है। द इंटरव्यू टेस्ट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट को मेंटल कैलिबर चेक किया जाता है, वो कोई ऐसी सिचुएशन आपको दे देंगे, फिर आपका व्यू जानेंगे, वो व्यू आपका क्या होगा, अगर आपने कोई व्यू दिया है, ठीक है, अपना कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हो, कैसे आप उसमें उस स्टेटमेंट को स्टैंड ले सकते हो, आपको घुमाएंगे वो, लेकिन आपको पूरा, जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपनी नॉलेज का यूज़ करके इंशाल्लाह जो है निकाल सकते हैं। बट ऑल्सो सोशल ट्रेट्स एंड इज इंटरेस्ट इन द करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर के रेट पूछा जाएगा, चल क्या रहा है आसपास, ऐसा क्या है, कोरोना वायरस जो सेकंड वेव आई है, इससे क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, हमें क्या कर लेना चाहिए था जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, सो दैट हम बचते इस सेकंड वेव से अभी, जो ठीक है, इसका कितना लॉस हो गया, अब हमें किस तरीके से रिकवर करना, कॉपरेट का रोल बताओ, क्या कर सकते हैं हम, इकोनॉमी जैसे जनरेट हो जाए, ठीक है, रिकवर हो जाए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब करंट के इशूज़, ठीक है। सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर मेंटल अलर्टनेस, क्या आप मेंटली अलर्ट हो या नहीं हो, क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है, आप किस तरीके से अपना व्यू किस तरीके से जज करते हो चीज़ों को, क्लियर एंड लॉजिकल, ठीक है, एक्सपोजिशन, ठीक है, तो लॉजिकली आंसर होना चाहिए, कुछ लॉजिक के बेस पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ जजमेंट है, जब आपको मैंने वही अभी बोला था आपको, जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको स्टैंड लेना है उसका, लेकिन जब आपने स्टैंड लिया आपको फिर जजमेंट जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि आप सपोर्ट करोगे पूरा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, आप गवर्नमेंट को नेगलेक्ट करोगे, या पूरा गवर्नमेंट का ही बोलोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन नेगलेक्ट करोगे, तो आपको एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, वो तभी आपको हो जाएगा जब आप द हिंदू कंटिन्यूसली पढ़ोगे, आपको फिर पता चलेगा, या कोऑपरेटिव की जो न्यूज़ आती है, ठीक है, बुकलेट जो आती है कोऑपरेटिव करंट जो होता है उसके बारे में आप कंपनीज के बारे में पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पर वेराइटी, ठीक है, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, क्योंकि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, मतलब एज ए लीडरशिप का रोल आपको रहेगा, एक हायर पोस्ट पे आप रहोगे, तो आप किस तरीके से चीज़ों को डील करोगे, वो ट्रेड्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, वो एटीट्यूड तभी डेवलप होगा जब आप प्रेपरेशन सेंसियर तरीके से करोगे, जब सेंसियर तरीके से प्रिपेयर करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, वो एटीट्यूड अपने आप आ जाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, एंड मोरल इंटीग्रिटी। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी, क्या ध्यान में रखना है, किस
तरीके से। ये सिर्फ नहीं आपने लेक्चर देखा तो आप सोचो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन गए, नहीं, वो हेल्प नहीं करता है इन एग्जाम्स में। इनमें हर एक पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन कुछ बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, अगर बोलूँगा क्या क्या हो सकता है, तो पता होना चाहिए। एक बैलेंस व्यू क्या होना चाहिए हर एक चीज़। जैसे आपको समझ आ रहा है कि ये एक पब्लिक सर्विस है, तो ठीक है, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन आराम से हो सकता है अगर एक फॉलो स्ट्रैटेजी करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि सिलेबस डिस्कशन कैसा रहा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम जो है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, आप जुड़े रहो, खुद भी मेहनत करो, क्योंकि एक्चुअली जो होते हैं ना अपनी 90% मेहनत अपनी होती है। हम तो क्या करते हैं ना, ट्यूशन में क्या होता है एक्चुअली, हमारा लेआउट होता है, हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इस मटेरियल से बाहर मत पढ़ो, इसमें से आ जाएगा। पढ़ना किस तरीके से, याद किस तरीके से रखना, वो भी हम बताएंगे। याद आप लोगों को करना है, वो आपके हाथ में, एक्स्ट्रा टाइम आपको देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने। बाकी हमारा एक लेआउट होता है, हमारा एक कंटेंट होता है, हम आइडिया देते हैं चीज़ों को, हम कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर बाकी आपको खुद भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।